नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों 18 जून 2022 को कंप्यूटर अनुदेशक का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उस फर्स्ट पेपर में रीजनिंग का सलूशन मैं आपको करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के अंदर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसका लॉजिक क्या होगा। और यदि आप उसका लॉजिक मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको उस क्वेश्चन का लॉजिक सेंड कर दूँ। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन। सुनिए जरा, अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी इसको लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की, और स्ट्रेट लाइन कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो देखो, यदि मैं इस आयत को कंप्लीट करूं तो देखना, एक दो तीन और ये चार, तो चार लाइन तो इस आयत में हो गई। अब इस रेक्टेंगल को देखें तो एक लाइन और दो लाइन, और तीसरी लाइन तो देखो ऑलरेडी मैंने रेड कलर में देखो ऑलरेडी बनी हुई है। तो ट्राइंगल के लिए तीसरी लाइन बनाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ रही है, तो हमारे पास दो लाइन से काम हो गया। ठीक है, और एक लाइन ट्राइंगल के अंदर ये बीचों बीच में से ऐसे आ रही है, तो इसको ले लेते हैं, तो +3। अब देखो, एक लाइन हमारे पास ये कंप्लीट लाइन एक ये आ रही है। ठीक है, तो +1 करके इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, और एक लाइन यहाँ पे बच गई, एक लाइन यहाँ पे बच गई, तो दो लाइनें ये बच गई। तो बताइए जरा, टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, 4 3 7 और एक 8 और 2 10। तो मिनिमम यहाँ पे कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, 10, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखो, 5 8 13 22 और 39 क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात को सुनो, यदि हम पांच का डबल कर दें, पांच का डबल कर दें तो आठ, सॉरी पांच का डबल करेंगे तो 10, 10 माइनस दो करेंगे तो 8, यानी 5 × 2 - 2। तो ये हो गया हमारे पास 8। अब 8 का डबल करते हैं तो 8 का डबल करते हैं तो 8 का डबल होगा 16। ठीक है, और इसमें से 16 में से -3 कर दें तो 13 आ जाएगा, और 13 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब 13 का यदि डबल करें, इस अकॉर्डिंग यदि हम 13 का डबल करते हैं तो 26, और -2 -3 तो यहाँ -4 होगा, तो -4 होगा तो यहाँ पे भाई 13 दूनी 26, -4 करोगे तो 22। तो देखिए जरा, 22 यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। अब यहाँ 22 का डबल करते हैं तो 44, और यहाँ -5 करते हैं तो 44 -5 करेंगे तो 39। जी हाँ, बिल्कुल 39 गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना, 39 का डबल तो 78 और -6, तो 78 -6 करेंगे तो 72, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही एक क्यूब आपके सामने बना रखा है। अब इसने आपसे बोला है कि 6 फलक हैं, लाल फलक काले फलक के विपरीत है। यानी रेड किसके अपोजिट है, ब्लैक के अपोजिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड को, है ना, देखो ये रेड कलर है हमारा, ये रेड कलर है, ये रेड के अपोजिट आपका देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर है। तो रेड और ब्लैक एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब यदि रेड कलर यहाँ पे है तो ब्लैक कलर ऊपर होगा, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड के ऊपर कौन सा है, ब्लैक है, तो ऊपर का मतलब क्या, अपोजिट है। नेक्स्ट को ध्यान से देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है, नीला फलक सफेद फलक के निकट है। निकट का मतलब पड़ोसी है। तो ब्लू है ना, व्हाइट का एडजेसेंट है। आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर और व्हाइट कलर ये एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं। एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, बगल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एडजेसेंट का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, भूरा फलक नीले फलक का निकट है, और जो ब्राउन कलर है ना वो ब्लू का पड़ोसी है। तो देखो ये ब्लू कलर है, इसके निकट की, इसके इधर की साइड कौन सा कलर है, ब्राउन कलर। ब्लू के इधर की साइड है ब्राउन, और ब्लू के इधर की साइड है व्हाइट कलर। लाल फलक नीचे की ओर है। यदि आपका रेड कलर जो है, रेड कलर जो है वो आपका नीचे की साइड है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो भूरे फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी ब्राउन के अपोजिट कौन सा आपका फलक होगा। तो देखो जरा, ये आपका ब्राउन है, तो ब्राउन के अपोजिट में कौन सा कलर आ रहा है, ब्राउन के अपोजिट में आप देख सकते हैं सीधा सीधा अपोजिट में आ रहा है कौन सा, व्हाइट कलर। व्हाइट का मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए जरा अगले सवालों की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। चलो एक इसके इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो राजू हैं और ये राजू के पिता हैं, फादर। ठीक है, बोला गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के ट्रिपल से 5 वर्ष ज्यादा है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे राजू की जो एज है वो एक्स है, तो इसके फादर की एज होगी राजू की एज का 3 गुना +5। ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज, राजू की एज है एक्स और उसके फादर की एज है 3x + 5।
तो आगे कहता है राजू के पिता की आयु यदि 44 वर्ष है तो राजू की आयु क्या होगी। राजू के पिता की आयु यानी 3x प्लस 5 बराबर उसने कितना दिया 44। ठीक है, तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 5 यानी कि 39। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 30। ठीक है, और x मैंने माना क्या था, x माना था मैंने राजू की एज। तो बताओ राजू की एज कितनी हो गई 13 हो गई। 13 का मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राजू की एज इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। चलो जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम किसे पीते हैं। तो प्यास लगने पर क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। और पानी का ट्रांसलेशन इसने, पानी की कोडिंग किसके साथ कर दी, इसने देखो जरा, इसने क्या बोला है, इसने यहाँ पे बोला है कि पानी को हवा कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। तो पानी की कोडिंग इसने हवा के साथ कर दी है, तो इसका मतलब प्यास लगने पे जो पानी पिएंगे, तो अब इसका जो आंसर आएगा, पानी को हम क्या बोल रहे हैं, हवा बोल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि शब्द, ये आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, ये वाला कुछ शब्द दिया है आपको, कोई शब्द है कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पे किसी खेल का नाम बनता है। अब दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मैं नाम बता देता हूं। ये है आपका बेसबॉल। ये आपका बेसबॉल बनता है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या है। तो पहला अक्षर आप देख सकते हैं बी है, और अंतिम अक्षर आप देख सकते हैं एल है। तो बी एल का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें एक लीग के अंदर खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक मैच खेलती है तो कितने मैच खेले जाएंगे। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी सिखा देता हूं। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, क्रिकेट का क्वेश्चन था ये, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेता हूं। मैं इसको है ना, एक तो गिफ्ट के केस में और एक हैंड शेकिंग के केस में इसको हम लेंगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनना जरा। यदि मान लो मैं ये कहता हूं कि एक पार्टी के अंदर 10 लोग शामिल होते हैं, कितने लोग, 10 व्यक्ति एक पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया। तो बताइए पार्टी में इस प्रकार से टोटल कितने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी बांटे जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि मैं पार्टी में जाता हूं, यदि पार्टी में 10 लोग जाते हैं, तो बताइए जरा 10 लोग कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे। 10 लोग गिफ्ट लेकर के आएंगे 9 लोगों के लिए। ठीक है, तो यदि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी आएगी, 90 आएगी। बस एक बात को थोड़ा समझ के देखना। यदि मैं पार्टी के अंदर जाता हूं तो क्या मैं खुद के लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा, जी नहीं। मैं जाऊंगा पार्टी के अंदर तो मैं बाकी जो 9 लोग हैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा। इसी प्रकार से दूसरा जो व्यक्ति होगा मेरे अलावा, वो भी खुद के लिए गिफ्ट नहीं लाएगा, बाकी 9 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आएगा। तीसरा व्यक्ति भी खुद के लिए नहीं लाएगा, बाकी 9 लोगों के लिए गिफ्ट लाएगा। तो इस प्रकार से टोटल गिफ्टों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल गिफ्टों की संख्या हमारे पास 90 हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं n इंटू एन माइनस वन को। तो n यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है 10, और 10 इंटू 10 माइनस वन करेंगे तो 9, तो टोटल गिफ्टों की संख्या हो गई 90। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनो। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। मैं आपको यदि ऐसा बोल दूं कि एक पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति शामिल होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यानी हैंड शेक करता है। तो यदि 10 लोग पार्टी में जाते हैं तो बताइए जरा 10 लोग कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे, 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनो। यदि मैं पार्टी में गया तो क्या मैं खुद से हाथ मिलाऊंगा क्या, जी नहीं, मैं बाकी 9 लोगों से हाथ मिलाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए जरा टोटल कितने हाथ मिलेंगे। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 करेंगे तो ये आएगा 90। अब एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45। यानी टोटल कितने हैंडशेक होंगे यहाँ पे, टोटल जो हैंडशेक होंगे 45 होंगे। अब मैंने ऐसा क्यों करा, डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, उसका रीजन सुनो। दोस्तों गिफ्टों के केस में क्या था कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है,
मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए ने बी को गिफ्ट दिया और बी ने ए को गिफ्ट दिया। तो बताइए जरा इन दो व्यक्तियों के लिए गिफ्टों की संख्या भी कितनी हो गई? दो हो गई। यदि मान लो मैं पार्टी में गया तो मैंने एक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, दूसरे और उस व्यक्ति ने मुझे भी गिफ्ट दिया, तो दो आदमियों के लिए दो गिफ्ट। लेकिन हाथ मिलाने के केस में देखना क्या होगा, यानी ए ने बी से हाथ मिलाया और बी ने ए से हाथ मिलाया, तो दोनों के लिए जो हैंडशेक काउंट होगा वो दो काउंट नहीं होंगे, वो दो हैंडशेक काउंट नहीं होंगे, वो एक ही हैंडशेक काउंट होगा। इस बात का ध्यान रखना। यदि मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं, आप मुझसे हाथ मिला रहे हैं, तो हमारे जो हाथ मिल रहे हैं, हालांकि दो हाथ जरूर मिल रहे हैं, लेकिन हैंडशेक यदि बात करें, हैंडशेक की यदि बात करें तो हैंडशेक एक ही काउंट होगा। तो दो आदमियों के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट की बात करते हैं तो दो गिफ्ट, लेकिन हैंडशेक एक काउंट होगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने डिवाइडेड बाई 2 किया, तो टोटल कितने 45 हैंडशेक यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए हम इसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 10 इंटू 10 माइनस वन करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को दोस्तों अभी तक तो ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सुनो कैसे पूछा जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक पार्टी के अंदर टोटल मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति शामिल हुए, एक पार्टी के अंदर कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं, कुछ व्यक्ति एक पार्टी के अंदर कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, और इस प्रकार से जो टोटल गिफ्ट बंटते हैं, इस प्रकार से जो टोटल गिफ्ट बंटते हैं वो होते हैं आपके पास, लेट अस अज्यूम 72। इस प्रकार से जो टोटल गिफ्ट बांटे जाते हैं वो 72 गिफ्ट बांटे जाते हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या बताइए, कि पार्टी के अंदर कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछेगा। अब यदि इस चीज को हम इस फॉर्मूले में लगाने बैठे तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस यदि मान लो व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो इस मेथड को हम इग्नोर करेंगे और हम अपना एक नया मेथड लगाएंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया 8, ऑप्शन बी में दिया 9, ऑप्शन सी में दिया 7 और ऑप्शन डी में दिया 10। तो एक बात बताओ, यदि 8 लोग पार्टी में जाएंगे तो 8 लोग कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे? 8 लोग लेके जाएंगे 7 लोगों के लिए गिफ्ट। तो 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 गिफ्ट होते हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिफ्टों की संख्या 72 है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। यदि 9 लोग पार्टी में जाते हैं तो 9 लोग कितने लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे? आप कहोगे सर 9 लोग 8 लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, तो इस प्रकार से गिफ्टों की संख्या 72 होनी चाहिए। यस, क्वेश्चन के अंदर गिफ्टों की संख्या 72 है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब ठीक है, तीन तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को पूछने के, मैंने तीन तरीके बता दिए। अब देखो बोर्ड के पास एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवाई देता हूं, सुनिए जरा। यदि मान लीजिए आपसे ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टी के अंदर कुछ लोग शामिल हुए, ठीक है, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा कि टोटल हैंडशेक 45 होते हैं, टोटल हैंडशेक 45 होते हैं। तो बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए? पार्टी में व्यक्तियों की संख्या यदि आपसे पूछे तो अगेन मैं वही कहूंगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, महाभारत जैसी कहानी हो जाएगी। इसलिए हम उस मेथड को इग्नोर करेंगे। ऑप्शन पे आ जाओ सीधे सीधे, ऑप्शन पे आ जाइए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यदि व्यक्तियों की संख्या n है तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है, किसके केस में? हैंड शेकिंग के केस में। हैंड शेकिंग के केस में हम n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अब ऑप्शन ए में मैंने लिख दिया 9, ऑप्शन सी में लिख दिया 10, ऑप्शन बी में लिख दिया 11, ऑप्शन बी डी में लिख दिया 12। तो यदि मान लो यहाँ पे 10 लोग शामिल होते हैं तो देखो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो बताइए जरा हमारे पास इस प्रकार से जो टोटल हैंडशेक होने चाहिए
45 होने चाहिए। तो 45 का मतलब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टोटल हैंडशेक कितने हैं 45। इट मींस इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एग्जामिनर के पास कुछ नहीं बचता। मैं पहले बता देता हूं, मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब एग्जामिनर इन्हीं में से पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो सीधा सीधा पूछा गया है कि एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलती हैं। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ एक केवल एक बार खेलती है तो कुल कितने मैच खेले जाते हैं। दोस्तों यदि मान लो टीम ए टीम बी के साथ मैच खेलती है तो यहाँ दो टीमें जरूर हैं, लेकिन दोनों मैच जो खेलेंगी वो एक ही खेलेंगी। तो ये जो केस बन रहा है वो हैंड शेकिंग का तो केस बन रहा है। दो हाथ मिलते हैं तो हैंडशेक तो एक ही काउंट होगा। दो टीमें खेलेंगी तो मैच तो एक ही काउंट होगा। तो वही एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे 14 टीमें हैं यहाँ पे 14 टीमें हैं तो 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई टू। तो ये जाएगा 1391 यानी 91 इसका राइट आंसर होगा। 91 का मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब यही क्वेश्चन दोस्तों उल्टा भी पूछा जा सकता था। एग्जामिनर इसमें चेंज कर सकता था, आपको बोल सकता था कि ये जो 91 है ना ये क्वेश्चन के अंदर दे दे और इस 14 को ऑप्शन के अंदर दे देता। मतलब आपसे एग्जाम में ये कहता कि एक टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर कुछ टीमें खेलती हैं, जिसके अंदर कुछ टीमें खेलती हैं, ठीक है। इसका ये 91 होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ कर सॉल्व कर देता हूँ। 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 13×7=91 91। सुनना जरा, एक टूर्नामेंट के अंदर कुछ टीमें खेलती है, प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेलती है। तो इस प्रकार खेले गए मैचों की कुल संख्या 91 है। तो बताओ टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें शामिल होती है। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उठाएंगे और सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से तैयार हैं आप मेरे एंड पे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 25 परिणामों का औसत दे रखा है 18। तो बताओ जरा दोस्तों 25 परिणामों का टोटल कितना आएगा। 25 इंटू 18 कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 18×5 = 90, 9 18 36 और 9 45 450। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम 12 यानी फर्स्ट जो 12 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज दे रखा है 14 है। तो बताओ जरा प्रथम 12 का टोटल कितना हो जाएगा। तो 14 दुनिया 12 चौक 48 के 8 का आंसर लगी 4। ठीक है, आंसर लगी 4 और 12 कम 12 4 16 168। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। अंतिम 12 का औसत 17 है। तो अंतिम 12 का औसत 17 है तो 17 इंटू 12। तो 12×5 = 60 4 का आंसर लगी 8 और 12 कम 12 और 8 20 204। इनका टोटल कर लो, 8 और 4 12 की, 2 का आंसर लगी 1 6 और 1 7 2 और 1 3 372। और इसको सीधे सीधे 450 में से माइनस कर दो। 450 में से 372 को यदि आप माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 7 गया 7। तो 78 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस वाले को देखते हैं। अब यहाँ पी आर टी वी, तो देखो पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, वी 22 पे आता है। अब देखो 16 18 20 22 दो दो का डिफरेंस आ रहा है। तो 22 में दो ऐड करेंगे क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 22 में दो को ऐड करेंगे 24, 24 का मतलब एक्स। तो आपका ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी भी गया। अब देखो 17 17 दोनों में कॉमन है तो ओ और एम आपका डिफरेंट आ रहा है, तो यहीं से देखेंगे। सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे प्लस 3, आई आता है 9 पे प्लस 3। भाई 6 से 9 यानी प्लस 3। फिर 9 से एल यानी कि 12, 9 से 12 प्लस 3। तो 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 का मतलब आ जाएगा आपका ओ, ओ का मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इसके अंदर आपको दे रखा है कि क्यू इंटू एन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्यू इंटू एन बराबर है 13 इंटू 17। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है डी इंटू एच बराबर क्या होगा, डी इंटू एच बराबर क्या होगा। तो देखना जरा, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। अब 17 को इसने यहाँ पे, क्यू भले ही पहले है लेकिन यहां पर देखना, यहाँ पे क्यू पहले है लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको इसने पीछे लिखा है।
और n यहाँ पे बाद में है, इसकी प्लेस वैल्यू को पहले लिखा है। तो d यहाँ पे पहले है तो इसकी प्लेस वैल्यू पीछे जाएगी और h की प्लेस वैल्यू आगे आएगी, तो 8 इंटू एच। तो 8 इंटू एच का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब सुनना जरा, अब आपसे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बीचवें अक्षर के दाएं चौथा होगा। मैंने आपको बता रखा है जब भी आपके पास ये सेम टाइप की बातें करता है तो आपको माइनस करना है, और जब भी आपके पास अपोजिट बातें करता है तो आपको प्लस करना है। तो देखो इसने बोला क्या है, दाएं से दाएं बोला है, दाएं से दाएं इसका मतलब सेम हो गया, सेम का मतलब माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 करोगे तो ये आएगा 16। तो हमें राइट कॉर्नर से 16 देखना है। लेकिन इसने एक कंडीशन और भी बोली है, इसने आपसे ये कहा है कि जो सेकंड हाफ है ना, द्वितीय अर्धांश, उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहने का मतलब ए से लेकर के एम, ये तो फर्स्ट हाफ होता है, और फिर एन से लेकर के जेड, ये आपका सेकंड हाफ होता है। तो ये टोटल देखो यहां से लेके यहां तक तो हो गए 13 अक्षर, और 14 से लेके 26 ये हो गए आपके अंतिम 13 अक्षर। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 13 अक्षर तो यहाँ पे आ रहे हैं, और 13 अक्षर ही हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, हमें राइट कॉर्नर से 16 देखना है। तो कुल मिला के जब आप राइट कॉर्नर से देखोगे, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो राइट कॉर्नर से आप देखोगे तो ये वाले जो 13 अक्षर है तो इसकी भी हो गए। भाई जो अर्धांश हमने उल्टा लिखा था, जो क्वेश्चन ने बोला था कि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, तो उसका होना और नहीं होने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो 13 अक्षर तो निकल चुके हैं। क्योंकि हमें तो 16वां काउंट करना है, हमें तो 16वां काउंट करना है। तो बताइए जरा 13 के बाद यहाँ पे देखो जरा, ये 14वें नंबर पे, राइट कॉर्नर से 14वें नंबर पे एम आएगा। आप सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, 27 में से 16 को माइनस कर दो। 27 में से 16 को माइनस करोगे तो 11 आएगा, और आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो बताइए जरा 11 नंबर पे क्या आता है आपके पास, 11 नंबर पे आता है के का मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को वापस से आपके कमेंट पर रिप्लाई दे करके इसको समझा दूंगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखो 4 इंटू, देखो 4 से 4 यानी 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे 8 भी है। 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 24 भी है, बिल्कुल सही है। 24 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो देखो 24 दूनी 48, 24 बेहतर, 24 चौक 96, 96 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो 92 दे रखा है। तो इसका मतलब गड़बड़ है जो 92 के अंदर है, और हमें यहाँ पे गलत संख्या देखनी थी। तो 92 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 96 आना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 3:25। 3:25 पे घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, और फिर भी यदि आप नहीं जानते हैं तो अब आप नोट कर लीजिए। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 11 इंटू मिनट, तो 11 इंटू मिनट कितना है, देखो 3:25 है, तो मिनट की जगह 25, माइनस 60 इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 बजकर है, तो टाइम की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 272 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 17 में से 8 गया 9, 92 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2 चौके 8, और कितना हो जाएगा ये, एक बचा, 2 6 की 12। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 92 क्यों लिखा, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, रुकिए जरा एक बार, 1 सेकेंड। तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू टाइम, तो यहाँ पे 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हैं 3:25, 3:25 है, तो ये 11, अच्छा ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 आएगा। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 5, और 17 में से 8 गया तो 9, और 9 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो 43.5 डिग्री बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस करने में हम क्या मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर रहे थे, तो अब ये मल्टीप्लाई बिल्कुल सही हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब देखो इसका यदि आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो
आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे क्लॉक टेस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसमें पहले मैंने इसका बेसिक बताया कि किस तरीके से एंगल को निकाला जाता है, और उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना 65 नंबर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे ना, क्योंकि इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि एक चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको बना ही लेते हैं, है ना, इसका एक वेन डायग्राम बना ही लेते हैं। ये हमारे पास देखो तीन तरीके के स्टूडेंट होंगे, मैथ, हिस्ट्री और इंग्लिश। मैथ, हिस्ट्री और इंग्लिश के स्टूडेंट हमारे पास हैं। ठीक है, इसने बोला है कि गणित और इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि कोई भी छात्र सभी तीन विषय नहीं पढ़ता है, यानी तीनों विषय पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो तो जीरो है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तीनों विषय पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो तो आपके पास जीरो है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट आपसे कहता है 24 केवल मैथ और हिस्ट्री पढ़ते हैं। 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली मैथ और हिस्ट्री पढ़ते हैं। आगे चलिए। 8 केवल हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ते हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ते हैं। आगे चलो। नेक्स्ट आपसे कहता है 21 केवल मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं। मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 21। आगे चलिए। 32 केवल गणित एवं 13 के देखो 32 ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित पढ़ते हैं, और 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9, अब सुनो अब ये क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। यदि हम यहाँ पे हमसे इंग्लिश के स्टूडेंट पूछता है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9 सभी तीन विषयों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। सुनो, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनमें से 9 स्टूडेंट, यानी यहाँ पे 32 में से यदि मैं 9 स्टूडेंट को निकाल दूंगा तो यहाँ तो रह जाएंगे 23 स्टूडेंट, और यहाँ 9 की जीरो की जगह कितना आ जाएगा? 9। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी तीन विषय पढ़ने लग जाते हैं, तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं इनका परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक बात बताइए, अब हिस्ट्री पढ़ने वाले देखो, केवल हिस्ट्री तो बोला नहीं है इसने, हिस्ट्री का टोटल बोला है। तो देखो 13 स्टूडेंट ये हैं, 24 ये हैं, 9 स्टूडेंट ये भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, और 8 स्टूडेंट ये भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 13 और 8 21 और 9 30 और 24 कितना हो गया? 54। 54 स्टूडेंट ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। 54 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं? 54 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। आउट ऑफ, यानी टोटल कितना? 120 इंटू 100, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो आप अच्छे से जानते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से जाएगा ये बार, ये जो कटेगा वो 5 से कटेगा। 1 सेकेंड, ये जो कटेगा आपका 5 से कटेगा, और ये आपका कटेगा 6 से। और आपको पता है कि इसको आप फर्दर काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, 9 पंचे 45, 45 कहाँ पे? नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए जरा दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि निम्न अनुक्रम में कितने तीन ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले, आपको तीन चाहिए, ठीक है, दिन के तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आएगा, यानी तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9, यहां भी नहीं होना चाहिए, यहां भी नहीं होना चाहिए। 3 के पहले भी 6 नहीं होना चाहिए, 3 के बाद भी 9 नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा, ये वाली जो 3 है, इसके पहले 9 है, बाद में 6 है। पहले 9 तो चल जाएगा, लेकिन पहले 6 नहीं चलेगा, तो एक तो ये वाले 3 मैंने पकड़ लिए। फिर देखो ये वाले जो 3 हैं, इनके पहले 6 है, बाद में 9 है, नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये वाले 3 देखो, पहले 9 है, बाद में 7 है, तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। और आगे चलते हैं, ये वाले 3 देखो, पहले 6 बाद में 9, नहीं चलेगा। इन 3 को देखो, पहले 6 बाद में 9, नहीं चलेगा। तो कुल मिला के मेरे पास ऐसे 3 2 हैं, ऐसे 3 2 हैं जिनके पहले तो 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये आपसे क्या कह रहा है कि चार क्रमांकित आकृतियों ए बी सी डी में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। वह कौन सी आकृति है जो तीनों में से भिन्न है? अब यहां देखना, डॉट के क्लॉकवाइज एक लाइन है, यहां भी देखो डॉट के क्लॉकवाइज एक लाइन है, यहां भी देखिए डॉट के क्लॉकवाइज एक लाइन है, और यहां देखो डॉट के क्लॉकवाइज लाइन नहीं है, डॉट के एंटी क्लॉकवाइज लाइन दे रखी है। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 738, मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, मे भी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 738 429 429 156 156 273 273 और नेक्स्ट इज 894। अब आपसे कहता है प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों को परस्पर बदल देने से सबसे बड़ी संख्या, पहले दो अंकों को परस्पर बदलते हैं। तो देखो ये यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनेगी क्या, 37, तो ये तो 300 के करीब का नंबर बनेगा, ये 200 के करीब का, ये 500 के करीब का, ये 900 के करीब का नंबर बनेगा। तो यहाँ पे यदि हम इनको बदल दें तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो बताओ जरा 9 यदि आगे आएगा तो ये 9 पहले नंबर पे हो जाएगा, तो पहला अंक क्या हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट आगे देखो, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि 2 यदि आगे आएगा तो 200 के करीब का नंबर बनेगा। अब यदि 2 आगे आएगा तो इसका जो पहला अंक बनेगा वो 2 बनेगा। आगे क्या कहता है कि बीच का अंतर क्या है, अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो 9 में से 2 गया तो आपके पास डिफरेंस आ गया 7, 7 का मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14 टू द राइट ऑफ 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सुनना जरा, मैंने अभी अभी आपको बताया था अपोजिट बातों को प्लस करते हैं। तो ये देखो 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और सॉरी 14 फ्रॉम द राइट और 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये अपोजिट बातें कर रहा है, अपोजिट बातें कर रहा है तो प्लस कर देते हैं। 14 और 6 20, और 20 का मतलब T20, T20 आपको अच्छे से पता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्ट्रेट, मतलब एक दिन में घड़ी की सुइयां जो है कितनी बार एक सीध में होती है। एक सीध का मतलब यहाँ पे आप 0 डिग्री को भी काउंट करोगे एज वेल एज यहाँ आप 180 डिग्री को भी काउंट करोगे। तो 0 डिग्री होता है दिन, एक दिन 24 घंटे में 22 बार, और 180 डिग्री भी कितना होता है एक दिन में 22 बार, दोनों को ऐड करोगे तो 44 बार होगा। 44 बार का मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपसे कहता है कि यदि देखना जरा, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इसके दो सोल्यूशन बताता हूं, देखना। कोरा दृश्यता एड्स क्वेश्चन मार्क, तो सुनना जरा, यहां पे कोहरे से क्या होती है, दृश्यता कम होती है, ठीक है, कोहरे से दृश्यता कम होती है, ठीक है। और एड्स से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो एक लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे प्रतिरोध आंसर आता है, यानी ऑप्शन सी आंसर आता है। लेकिन इसका एक दूसरा मैं सोल्यूशन और बताता हूं। कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है, जो कि ये वाला लॉजिक मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार से एड्स से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो रहे हैं, दो आंसर बन रहे हैं इसके। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन के अंदर जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार से एड्स से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये भी इसका एक लॉजिक बनता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब हम। एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है। मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि जब किसी की शेडो किसी के लेफ्ट या राइट में जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो बंदा है वो या तो नॉर्थ में देखेगा या साउथ में देखेगा। शेडो यदि किसी के लेफ्ट या राइट में होती है तो बंदे आपस में कैसे देखेंगे, नॉर्थ या साउथ में देखेंगे। और यदि शेडो किसी के आमने या सामने होती है, आमने सामने होती है, ठीक है, तो सामने या पीछे की तरफ होती है, सामने या पीछे की तरफ होती है, तो जो शेडो बनती है तो वो सामने या पीछे की तरफ बनेगी। इसका मतलब जो सन सेट और सनराइज होगा, यानी वो जो बंदा होगा वो किधर फेस करेगा, वो या तो ईस्ट में फेस करेगा या वेस्ट में फेस करेगा। ये दो बातें समझ लेना। यदि शेडो लेफ्ट राइट में है तो बंदा कैसे फेस करेगा, नॉर्थ में या साउथ में। शेडो आगे शेडो यदि आगे पीछे है तो बंदा कैसे फेस करेगा, ईस्ट या वेस्ट में। अब सुनो, अब इसने बोला है कि सूर्य उदय का वक्त है, सुबह का टाइम है। तो मान लीजिए ये हमारे पास सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, और इसकी जो सनलाइट है वो कुछ इस प्रकार से नीचे आएगी। अब मैंने आपको बोला कि शेडो किसी के लेफ्ट राइट में है, तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।
तो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ हैं। ऐसे नहीं कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से अलग अलग है, गुस्से में होकर के बातें कर रहे हैं, जी नहीं, इसने कुछ नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ है। तो ये इसकी तरफ देखता है और ये इसकी तरफ देखता है। अब चाहे दोनों किधर भी देखें, नॉर्थ में देखें चाहे साउथ में देखें, शेडो तो इधर ही होगी दोनों की शेडो तो इधर ही होनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट इधर से आ रही है, तो फिर शेडो दोनों की इधर की तरफ होगी। अब सुनिए जरा, क्वेश्चन ने ये बोला, देखो यदि ये बंदा को देखें तो ये बंदा ऊपर की साइड देखता है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ में फेस कर रखा है। इस बंदे को देखें तो ये नीचे की साइड फेस कर रखा है, इसका मतलब ये साउथ में फेस करता है। ये नॉर्थ में फेस करता है तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। और ये साउथ में फेस करता है तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। आपको पता है साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, विशाल की छाया उदय के बाईं ओर है। दोस्तों यदि मैं इस बंदे को उदय बोलूं और इस बंदे को यदि मैं विशाल बोलूं, तो आप देख सकते हैं कि जो विशाल की शेडो है, ये जो विशाल की शेडो है, आप देख सकते हैं ये उदय के बाईं ओर है क्या? यस दोस्तों, विशाल की शेडो उदय के बाईं ओर है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उदय का मुख किस दिशा में है, तो उदय आपका ऊपर की साइड मुख करके खड़ा है, यानी उदय का फेस किधर है? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में है। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए जरा अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। सुनना जरा ध्यान से मेरी बात को, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर का गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी? देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि 31 दिनों का कोई भी महीना है, 21 डेज का कोई भी महीना है, तो उस महीने के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को जो भी मंथ, यानी 31 दिनों का कोई भी महीना हो, कोई भी महीना सही, उस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन होंगे, जो भी डेज होंगे, वो महीने में कितनी बार आएंगे? वो महीने में 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? महीने में 5 बार आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे देखो 1 तारीख का मान लेते हैं मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा? 7 तारीख का। फिर अगला मंडे कब आएगा? 7 में 7 जोड़ो, 14 तारीख का। फिर अगला मंडे कब आएगा? 21 तारीख का। अगला मंडे कब आएगा? 28 तारीख का। तो देखो जरा, इस तरीके से हमारे पास कितने मंडे हो गए? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास टोटल 5 मंडे आ रहे हैं। इसी तरीके से 2 तारीख से भी आप काउंट कर सकते हैं, 3 तारीख से भी आप काउंट कर सकते हैं। 3 से काउंट कर लेते हैं, जैसे 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे 31। तो 31 दिनों का कोई भी महीना सही, उस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन होगा, जो भी डे होगा, वो महीने में 5 बार आएगा। अब यहां देखो 25 अक्टूबर का गुरुवार है, तो 25 अक्टूबर का गुरुवार है, तो 26 अक्टूबर का क्या होगा भाई? 25 अक्टूबर का थर्सडे है, तो 26 का क्या होगा? फ्राइडे, ठीक है। 26 तारीख का क्या हो गया? फ्राइडे हो गया। 27 तारीख का क्या हो गया? सैटरडे हो गया। 28 तारीख का क्या हो गया? देखो 25 तारीख का थर्सडे है, तो 26 का क्या हो गया? फ्राइडे। 27 का हो गया सैटरडे। 28 का हो गया संडे। 28 तारीख का संडे है, तो 29 तारीख का आपका बताइए जरा क्या बैठ रहा है? 29 तारीख का आपका आ रहा है मंडे। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे यदि 29 तारीख का मंडे है, 29 तारीख का मंडे है, तो यहाँ मंडे जो होंगे वो 5 बार आएंगे, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है वो 31 दिनों का होता है। अक्टूबर का महीना 31 दिन का है। यदि 29 तारीख को कोई दिन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। 2 तारीख का, यदि 2 तारीख का मान लीजिए मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा? 2 में 7 जोड़ो 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7, 1 सेकेंड, 23 और 7 हो जाएगा 30। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? 2 9 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7 30, ठीक है। तो 30 तारीख का यहाँ पे मंडे आ रहा है। और 1 तारीख के हिसाब से देखते हैं, तो एक में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 22, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। दोस्तों पिछले वाले में शायद मैंने जो मिटाया ना, वो शायद मैंने गलत बता दिया था, तो माफी चाहूंगा उसके लिए मैं। यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 1 8 15 22 29।
अब यदि 29 तारीख का मंडे है तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि 31 दिनों का महीना है और अक्टूबर 31 दिनों का होता है, तो आपका 29 तारीख का मंडे है तो मंडे कितनी बार आएगा, मंडे आएगा 5 बार। ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक पेड़ सालाना एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है यदि आज 64 सेंटीमीटर, आज उसकी जो हाइट है 64 है, तो बताओ 2 वर्ष बाद ये इसमें कितनी वृद्धि होगी। ये वृद्धि पूछ रहा है या ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। देखो, यदि अपन इसकी हाइट कितनी होगी उस हिसाब से देखें तो देखो 1/8 बढ़ता है। 1/8 का मतलब यानी 8 में से 1 बढ़ रहा है, तो बताओ जरा, 8 में से यदि 1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 9/8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 9/8 और 2 बार कर देना, 2 वर्ष है इसलिए। तो ये सीधा सीधा पूरा कट गया, तो 9 9 81 81 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ भी है। और दोस्तों इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। मैथ का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 × 7 करोगे तो आएगा 14, 14 यहाँ पे है। ठीक है, 7 × 9 करोगे तो आएगा 63, 63 यहाँ पे है। अब 9 × 15 करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 का मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लॉक्स का क्वेश्चन है। स्लॉक्स में से पूछा गया है, ऑल केक्स ऑल केक्स आर डेक्स। तो ऑल केक्स आर डेक्स, ऑल डेस्क आर टॉफीज, ऑल डेस्क आर टॉफीज। तो ये लीजिए, फर्स्ट कहता है ऑल टॉफीज आर केक, ऑल टॉफीज आर केक। तो देखो, ऑल का केस है, बाहर से अंदर आने पर सम का केस राइट होता है। ये ऑल की बात कर रहा है तो गलत है। सम टॉफीज आर केक, सम टॉफीज आर केक, यस सम का केस तो सही होगा। बाहर से अंदर आने पर सम का केस सही होगा, तो सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फॉरेन के अंदर आपके पास कितने पेयर बनेंगे। तो देखो, FO 15 पे, FOR 18 पे, E 5 पे, I 9 पे, G 7 पे, N 14 पे। तो एक पेयर तो जो बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, देखो 14 से 18 बन जाएगा। ठीक है, एक पेयर कौन सा बनना चाहिए, एक बनेगा 5 से 7। और कोई पेयर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे 5 4 9 और 9 7 और 2 9, 9 9 18, 18 का आधा कर दिया 9, 6 और 3 9, 4 13 और 2, 6 और 3 9 और 4, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ है इसमें, इस लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, जो हमने लॉजिक लगाया है सही नहीं है। वापस देखते हैं एक बार। 6 4 10 और यहाँ पे है कितना, 3 और 2 5, 10 और 5 कितना हो गया, 15। 10 और 5 कितना हो गया, एक सेकंड, 10 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है 6। तो इसने क्या किया कि 15 में जो डिजिट आ रही है 1 5, इनको ऐड करके इसने यूनिट यूनिट डिजिट बना दिया, यानी एक डिजिट बना दिया उसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 5 4 9 7 2 9 18, 18 का मतलब 1 + 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 5 12, 12 8 20 और 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 में 2 + 4 करेंगे तो 6, तो 9 और 2 11 और 3 14 और 6 20, और 20 में 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो आपके काउंटिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो हो जाएगी आपके 22, 22 काउंटिंग आएगी ट्राइंगल्स की। आप यदि काउंट करना चाहें तो काउंट करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। एक बार मुझे इमेज बनानी पड़ेगी इसको, चलो मैं इमेज को यहाँ बना लेता हूँ और काउंट करके दिखा देता हूँ।
अब दोस्तों देखो, सिर्फ पर्टिकुलरली इसकी बात करें ना, इस वाले ट्राइंगल की, तो 8 ट्राइंगल, तो इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल में मैंने आपको बता रखा है, ट्रिक इसकी है 1 2 3 4, 4 का डबल 8, और नीचे वाले में भी 8, तो 8 और 8 16, तो सीधे सीधे यही होगा। फिर देखो जरा इमेज में और किस तरह से बना रखी है वो एक बार देख लेता हूं मैं। ओके, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन, चार, तो सीधे सीधे चार ट्राइंगल आपके पास ये हो गए। अब देखो कुछ हिडन ट्राइंगल भी यहाँ पे बनेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। एक ट्राइंगल तो आपके पास बनेगा ये वाला, और एक ट्राइंगल बनेगा ये, तो दो ट्राइंगल और ऐड कर लो, तो 16 4 20 और दो 22, तो 22 ट्राइंगल आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी एक यात्रा का आधा भाग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की है, तो अपनी यात्रा को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चार। तो आधी दूरी यानी 20 में से 10, तो इसने कितनी चाल से चली है? 30 की चाल से। और फिर नेक्स्ट इसने आधी दूरी चली है 60 की चाल से। तो ये एक समय हो गया, दूसरा समय ये हो गया, तो टोटल समय कितना लगेगा? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसको ये आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 2/6। तो 6 बराबर हो गया, तो 2 और 1 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है मिनट में? यदि हम टाइम के अंदर बात करें तो आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब क्या होगा? 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे डी 4 पे, आर 18 पे, तो 18 और 4 22, और जो इनका टोटल है वो बीच में लिखा हुआ है। पी 16, टी 20, तो 20 और 16 36, बिल्कुल सही है, ये भी पैटर्न को फॉलो करता है। वी 22, बी 2, 22 और 2 24, ये भी पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन एम 13 और जी 7, तो ये 20 आएगा, लेकिन यहाँ 29 दे रखा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑड वन आउट था, ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि द सेंट्रल एंगल ऑफ सी फील्ड इज इक्वल टू, यानी सी का सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो, एंगल निकालने के लिए आप सी की, देखो इस टोटल पाई की जो वैल्यू है, ये टोटल जो पाई की वैल्यू है वो 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री में से आपको 5% निकालना है, तो सीधा सीधा 5/100 कर दो, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 18, 18 डिग्री का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपसे कह रहे हैं ना, फैमिली एक्सपेंडिचर इज 56,000, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस ऑफ बी एंड सी एंड एफ एंड ई इज इक्वल टू। देखो, फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल 56,000 है। यहाँ पे ये जो पाई है, इसमें जो एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है टोटल 56,000 है। अब आपसे कह रहा है कि बी और सी एंड एफ और ई के बीच का डिफरेंस, तो पहले तो बी और सी का टोटल करो। तो बी है आपके पास 30 और सी है आपके पास 5, तो 30 और 5 35 हो गया। अब एफ और ई का टोटल करो, इन दोनों का टोटल आ रहा है 27, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 में 7 गया तो 8%, तो सीधा सीधा यहाँ 8% निकाल दो। जीरो अच्छी 48 के 8 का आंसर लगी 4, 8 45 और 4 44, तो 4480 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 4480 का मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर होती है। देखना जरा, 150 का 70% निकालो, तो सीधा सीधा कितना आ गया? 15 90 15 7 105, यानी x का, इसने बोला x का 70%,
यदि x का मैं 70% निकालूं और उसमें 70 को ऐड करूं तो ये 105 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था। तो सीधा सीधा ये 0 से 0 कैंसिल, तो 7x अपॉन 10 बराबर 105 में से 70 को माइनस कर दो तो ये 5 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। और यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35 और 10 पंजे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब इसने हमसे क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमने संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू हो गई 50, 50 का मतलब ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखना जरा, मैं ये इमेज बना लेता हूँ इधर। अब यहाँ पे लगा दिया मिरर, यदि यहाँ मिरर लगा दिया तो ये वाली जो इमेज है, ये ये वाली इमेज एज इट इज इधर की साइड घूम जाएगी। ये इमेज ऐसे है तो ये एज इट इज इधर की साइड घूम जाएगी। तो बताइए जरा, सबसे पहले ट्राइंगल में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, ट्राइंगल तो ट्राइंगल जैसे ही रहेगा, और ये लाइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन अब हमें ऐसी दिखाई दी, और इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ है, जैसे इसके ऊपर ये बना हुआ है। अब इसको हम देखेंगे तो ये भी एज इट इज इधर घूम जाएगा। अब यदि ये इधर घूमेगा तो ये आएगा नीचे और ये आएगा ऊपर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी के अंदर ऐसा हो रहा है और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है, आपसे कह रहा है प्रश्न, सुनना जरा, आपसे कह रहा है कि एक प्रश्न और दो कथन नीचे दिए गए, आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राम में कितने चिकित्सक हैं। आपको टोटल डॉक्टर्स की संख्या बतानी है, गांव के अंदर टोटल डॉक्टर्स कितने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कहता है प्रति 1000 ग्रामीणों पर एक चिकित्सक है। तो कितने ग्रामीण हैं, कितने हजार ग्रामीण हैं भाई, प्रति 1000 ग्रामीणों पर। यदि 20,000 ग्रामीण है तो 20 चिकित्सक होंगे, 40,000 ग्रामीण है तो 40 चिकित्सक होंगे। तो पता है, इसने तो बताया ही नहीं है, तो डेटा इज इनसफिशिएंट। नेक्स्ट है, ग्राम में 20 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों की संख्या के बराबर है। देखो, गांव में 20 वार्ड हैं, बता दिया 20 वार्ड है, और प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों की संख्या के बराबर है। तो यस, इस वाले से मेरा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले से आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल। दोस्तों एक काम करते हैं, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, एक काम करते हैं कि यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 88 से आगे का जो सोल्यूशन है, इसी का मैं पार्ट 2 बना दूंगा। उस पार्ट 2 के अंदर इसका जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उसके मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, डिलीट करवा सकते हैं, बोनस जो भी होता है वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा, वो तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।